हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा तहे दिल से इस एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरह से लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ में। आज फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा चैप्टर जो आपके लिए अभी तक उलझा हुआ था, लेकिन अभी तक के 1 घंटे के क्लास में मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपका ये उलझा हुआ कॉन्सेप्ट सरल लगने लगेगा। मैं कुछ दिनों से क्लासेस नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गई थी, तो अभी सब ठीक है, अब नॉर्मल है। तो आपकी क्लासेस पहले की तरह चलती रहेगी। एक दिन स्किप करके आपकी क्लासेस डेली सुबह 10 बजे तक मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखते ही देखते हमारा इस एनसीईआरटी के सफ़र में क्लास 6 कंप्लीट करके क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं। जो पहले के क्लासेस नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके ज़रूर देख लीजिए। वे सारे चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्लास 6 का सारा चैप्टर एकदम लाइन बाय लाइन हो चुका है और उसका जो प्रैक्टिस भी करवा चुकी हूँ मैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके हैं और हमारा चैप्टर 6 है मानव पर्यावरण अन्यून क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें हम बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे अमेजन नदी बेसिन के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अमेजन नदी बेसिन में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, ये किस महाद्वीप में पाया जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और इसी में हम लोग विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इन सब को हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी सीखेंगे। सिर्फ ऐसे ही हवाई बातें नहीं होगी, इस क्लास में मानचित्र भी देखते चलेंगे जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी। आपको पता है, जैसे ही हमारा ये लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एंड में चैप्टर का क्वेश्चन भी करवाती हूँ। हालांकि मैं आपको आंसर देने कमेंट में बोलती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कमेंट में आंसर ज़रूर दिया कीजिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। मैं आपको एक दिन इसीलिए छोड़ती हूँ ताकि आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकें इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब चलिए चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के लाइन को देखेंगे कि एनसीईआरटी के बुक में किस तरीके से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका जो थी बहुत उत्साहित थी, ये कैरेक्टर का नाम दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, तो हम लोग भी पढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद घर आए थे, मतलब लौटे थे। वह एक वन्यजीवी फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी, ठीक है। क्योंकि विश्व में जो है अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति पाई जाती है, इसीलिए। अब आगे देखते हैं। आगे है रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ सूक्ष्म रेगिस्तान है। रेणुका के चाचा उसको बता रहे हैं इन सारे विश्व के अलग अलग भागों के लोगों को तुम देख सकती हो, और उसमें कुछ सूक्ष्म रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। आपको पता है हर जगह के विश्व में हर तरह के जलवायु पाए जाते हैं और उस जलवायु के हिसाब से मनुष्य अपने आप को ढालता है। तो रेणुका उन सारे चित्रों को, उन सारे फ़ोटोज़ को देखकर बोल रही है कि इसमें कितना डिफरेंस है, बहुत सारा अंतर है। वे देखने
में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही है। वे देखने में भले ही अलग होता है, लेकिन उसकी जितनी सारी चीज़ें, मूलभूत आवश्यकताएं हमारे जीवन को हमें होती है, वही सारी ज़रूरतें उनको भी होती हैं। जैसे भोजन का ज़रूरत हमें भी होता है और भोजन का ज़रूरत उसे भी होता है। कपड़ा हमें भी चाहिए, कपड़ा उसे भी चाहिए होता है। भले ही अंतर होता है हमारे वस्त्र में और उसके वस्त्र में, लेकिन ज़रूरत सबको होता है। ठीक है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब होते एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। ये क्लास 7 के बच्चों की तरह समझाने का कोशिश किया गया है, लेकिन अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेजन नदी बेसिन में जीवन। अमेजन नदी बेसिन में कैसा जीवन होता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा गया है। अमेजन नदी में जीवन कैसे होता है। ठीक है। अमेजन नदी के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अमेजन नदी बेसिन। ये रहा अमेजन नदी बेसिन। आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा अमेजन नदी बेसिन। ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। 23.5 डिग्री यहाँ ऊपर कहीं होगा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री यहाँ के आसपास होगा मकर रेखा। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ से गई है ये मकर रेखा है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हुई। ये है हमारी मकर रेखा और ऊपर कहीं हमारी कर्क रेखा। अगर हम अमेजन नदी बेसिन की बात करें तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और ये किस महाद्वीप में है तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये किस महाद्वीप में है तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है अमेजन नदी बेसिन। ठीक है। यही बताने का कोशिश किया गया एनसीईआरटी के बुक में। आगे देखिए और बोल रहा है कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। मतलब अगर बात करें भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर कहाँ हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा का 10 डिग्री ऊपर, यहाँ ये वाला क्षेत्र और 10 डिग्री यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा 10 डिग्री यहाँ से और 10 डिग्री यहाँ से। इसको कर्क रेखा यानी कि इक्वेटर के आसपास के भाग को हम भूमध्य रेखीय भी कहा जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, ये भूमध्य रेखा के पास है, तो इसको भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहा जाता है। और उसी में हमारा अमेजन नदी बेसिन भी आता है। ठीक है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ध्यान देखिए, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। ये जो है कैसे किस तरीके से बहती है, पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है, इसको जो है मैपिंग के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैप में आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए पश्चिम से निकलता है और ये चल के इस तरीके से, और एक तरह से इसे नदी बेसिन बोल सकते हैं। ठीक है। एक नदी बेसिन बहुत बड़ा नदी बेसिन बनाता है जिसे अमेजन नदी बेसिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अमेजन नदी बेसिन। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और आगे चलकर ये नदी इधर अंध महासागर में गिर जाती है, जिसे दक्षिणी अंध महासागर कहता है, वहाँ पे गिर जाती है जाके। ठीक है। पश्चिम से निकली और पूर्व में अंध महासागर में जाके गिर गई। ठीक है। और बोल रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मतलब अंध महासागर में जिस जगह पे गिरती है, जिस जगह से गिरती है उसे मुहाना बोलेंगे। ठीक है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती है, अमेजन नदी बेसिन का निर्माण करती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से अन्य नदियों अमेजन नदी में आकर मिलती है। इधर से भी उत्तर से भी, दक्षिण से भी, हर तरह से जो है कि अमेजन नदी में आके उनकी सहायक नदियाँ मिलती है,
जिसके द्वारा अमेजन नदी बेसिन बनता है। और ये रहा इसका मुहाना, जहाँ से ये अंध महासागर में गिरती है, उस जगह को मुहाना कहा जाता है। उसी के बारे में एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है। और बोल रहा है यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है। क्या आप इस नदी बेसिन में उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? क्या आप लोग बता सकते हैं उन देशों का नाम जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ओफिज हो जाएगा, बर्सिलोज हो जाएगा हमारा, और माकापा भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अमेजन नदी बेसिन के बारे में आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, क्या आप जानते हैं एनसीईआरटी के बुक में अगर बॉक्स बना के दिया गया है तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बातें होती है। इसको स्किप करना एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा कि आपने हाथ से नंबर को गवा देना। ठीक है, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उस पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन इसका नाम कैसे पड़ा ये आपको समझ में आ गया होगा जब वहाँ पे स्पेन के अन्वेषकों ने उसका खोज किया। सबसे पहले ये याद रखिए, अमेजन नदी का बेसिन का खोज किसने किया? तो इस स्पेन के अन्वेषकों ने किया था। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ सुरक्षा के लिए जो है हेड गियर के एवं घास का स्कर्ट बना हुआ था, क्योंकि वो आदिवासी लोग था तो वो घास फूस ही तो पहनेगा। तो इस तरीके से वो जैसे ही स्पेन के लोग गए तो उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे अमेजस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद आ गया उन लोगों को, इसीलिए उसका नाम अमेजन पड़ गया। ठीक है, और बोला जा रहा है सहायक नदियाँ क्या है? सहायक नदियाँ क्या है? यह छोटी नदियाँ होती है। सहायक नदी जो है मुख्य नदी से छोटी होती है, जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा जलवायु। अब जलवायु क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु किस प्रकार हम किसी स्थान का निकाल पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। ठीक है, आपको तो पता है अमेजन नदी बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। अमेजन नदी बेसिन के लगभग देखें तो बीच से होकर भूमध्य रेखा गया है। ठीक है, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। गर्म एवं नम जलवायु इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इक्वेटर के पास सूर्य की किरणें ज़्यादातर सीधी पड़ती रहती है, इसीलिए वहाँ की जलवायु गर्म पाई जाती है। ठीक है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होती है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। जब वहाँ पे सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ेगी तो वहाँ पे उमस ज़्यादा होगी, और अगर उमस ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो ज़्यादातर जो है कि वहाँ पे जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होते रहेगा, जिसके कारण हमें चिपचिपाहट जैसा महसूस होगा। उसे ही आर्द्र जलवायु कहा जाता है। ठीक है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। जहाँ पे जितनी गर्मी, जितनी धूप, उतना वाष्पित होगा जल, और जितना जल वाष्प बनेगा उतना ऊपर जैसे जैसे जाएगा जल ठंडा होगा और फिर वहाँ से वर्षा कराएगी। ये सारी प्रोसेस प्रतिदिन होते रहती है। वहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होगा क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेटर के पास है सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती रहती है। इस चीज़ के कारण वहाँ पे ज़्यादा जल वाष्पित होता है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं
आर्द्र अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। रात के समय में थोड़ा थोड़ा कम होता है लेकिन आर्द्रता लगभग सेम बना रहता है, क्योंकि इक्वेटर के पास सूर्य की किरणें दिन में जो है सीधी पड़ती है लगभग, तो इसीलिए वहाँ का जो है रात के समय भी वहाँ का तापमान लगभग बराबर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब चलिए आपको अमेजन नदी बेसिन के आसपास का जलवायु के बारे में पता चल गया। अब वर्षावन के बारे में पढ़ते हैं कि वर्षावन के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे ज़्यादा जल होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादातर पाए जाएंगे, एकदम घने पाए जाएंगे, सघन पाए जाएंगे। वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। इतने सघन वन पाया जाएगा कि पत्ती, शाखा, ये सारे आपको आसमान नहीं दिखेगा, मतलब एक छत के भांति दिखाई देगा। ठीक है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वन जो है सघन होता है। सघन होने की वजह से आपको ज़्यादातर जो है कि डाली एक दूसरे से मैच करेगा, मतलब आपको आकाश उतना नहीं दिखेगा। इतने सघन वन रहेंगे तो अगर आकाश नहीं दिखेगा तो सूर्य का प्रकाश जो है कि धरती तक, नीचे अंदर धरती तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। अगर प्रकाश पहुँचेगा ही नहीं तो यहाँ का नम तो बना ही रहेगा और वर्षा तो होगा ही, इसके वजह से भी नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। इस पर वही वनस्पति पनपेगा जिसमें छाया में भी रह सकता हो, मतलब छाया के थ्रू भी छाया है फिर भी वो अपना भोजन वगैरह सब बना पाता हो। ठीक है, परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलियाड पैदा होते हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। परजीवी पौधे आर्किड एवं ब्रोमिलियाड दोनों पाए जाते हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से दो परजीवी पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं अमेजन नदी बेसिन में, और ये परजीवी पौधे हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? जो कि दूसरे पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षावन जहाँ पे वर्षा अधिक होगा वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होंगे, और जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ पे प्राणी भी अधिक होंगे। प्राणी सिर्फ मनुष्य का बात नहीं कर रहे हैं, प्राणी के अंदर हर वो जीव आ जाता है जो कि वहाँ के वातावरण में ढल सकता है। कुछ आदिवासी भी रहते हैं, पेड़ पौधे पे जो निर्भर रहते हैं, आदिवासी रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, बहुत ढेर सारे प्रकार के प्राणी वहाँ पे पाए जाएंगे एक तरह से। ठीक है, और उसी में एक है टुकुन, गुंजिन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कुछ पक्षियों के नाम दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, जो हो गया हमारा टुकुन, जैसे कि यहाँ पे टुकुन पक्षी दिखाया गया है चित्र में, और हो गया हमारा गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? अमेजन नदी बेसिन में। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। बंदर भी पाए जाते हैं, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। ठीक है, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इस वन में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा अन्य एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियों हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी बेसिन में पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब विभिन्न तरह के, हर एक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। हर एक तरह के जो जैसे कि आहार श्रृंखला, आहार जाल का निर्माण करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होकर जीवित रहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीवों की बहुत विविधताएं पाई जाती है, जिसके द्वारा यहाँ पे सारे जीव जीवित रहते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में अमेजन वन के बारे में कुछ छोटी सी फोटो दिखाई गई है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से वन पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो क्या आप जानते हैं ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो कि परजीवी है। मैं आपको यहाँ पे बताई थी वो ब्रोमीलियाड और आर्किड एक परजीवी पौधा है। वही बोल रहा है ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ब्रोमीलियाड जो है ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो कि अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। सोचिए कितनी प्रकृति की कितनी सुंदरता है। अगर पता क्या है बेसिकली कि फीमेल मेढक अंडा देगी जल में और मेल मेढक आएगा और उस पर अपना स्पर्म छोड़ देगा और वो कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। इस तरीके से वो प्रजनन होता है। तो जंगल में अगर जल कहीं नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए प्रकृति की क्या सुंदरता है। यहाँ पे ब्रोमीलियाड के पत्ती में जल संचित होता है और वहाँ पे मेढक जो है एक पॉकेट के रूप में उपयोग करते हैं और अंडे के लिए प्रयोग करते हैं। सोचिए कितना प्रकृति की कितनी सुंदरता है ये। सोचिए, सोच के भी एक आश्चर्य लगेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है एक टैपिर का फोटो दिखाया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्षा वन के निवासी। वर्षा वन में किस तरीके से लोग निवास करते हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। वहाँ के लोग जो है खेती भी करते हैं, ऐसा नहीं कि खेती नहीं करते। तो जंगल को छोटे से एरिया सेलेक्ट करेगा, वहाँ के थोड़ा बहुत जंगल को काट देगा और वहाँ पे अपने पसंदीदा फसल उगाते हैं। वहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं क्योंकि अमेजन नदी जो कि सबसे बड़ी नदी होती है, हमारी सबसे बड़ी नदी बेसिन है, तो वहाँ पे मछली भी बहुत सारे पाया जाता है। तो उससे भी खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर विस्तृत वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। कहने का मतलब है कि आप टीवी के माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको मैं एक चैनल बता देती हूँ, टीवी पे आता है डिस्कवरी करके। इसमें बहुत सारे के जीव जंतु आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। आपको विभिन्न तरह के प्रजाति जीव किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा डिस्कवरी चैनल, ठीक है, जब आपको टाइम मिले तब। अभी एग्ज़ाम के टाइम में नहीं देखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि पुरुष तो शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, लेकिन महिलाएं जो है फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। कितने स्वादिष्ट सब फल है, अनानास, टेपियोका, शकरकंद, ये सारी चीज़ें महिलाएं उगाती है और ध्यान भी रखती है फसलों का, ठीक है। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। कभी कभी होता है ना कि शिकार करने गए लेकिन कुछ मिला नहीं, कोई मछली फंसी नहीं, तो अलग से ये साइड में रखती है कि अगर कुछ शिकार नहीं भी हुआ तो हम लोग ये खा के जिंदा रह सकते हैं, साग सब्जी खा के, ठीक है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या होती है? अगर मैं हूँ आपके साथ तो टेंशन लेने की क्या है बात, मैं आपको बताती हूँ कर्तन और दहन पद्धति क्या होती है। कर्तन और दहन में होता क्या है बेसिकली, इस जगह मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू किसी जगह का जो है कि इस जगह पे है, इस तरीके से ये क्षेत्र है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फसल उगाएं काटें, फसल उगा के काट लिए, उसके बाद वहाँ पे जो जंगल हुआ उस जंगल को वहीं पे जो है जला देते हैं, वहीं पे जला देते हैं और फिर दूसरे जगह पे चले जाएंगे, वहाँ का जंगल काट के वहाँ पे फसल उगाएंगे और फिर जब वहाँ का फसल भी कट जाएगा तो उस जगह पे जो बचा रहेगा उसको फिर जो है कि जला देंगे।
तो इस तरीके से जो खेती करता है कि एक जगह जंगल काटो, उगाओ, फसल काटा, उसके बाद उस जगह पे जितनी भी मतलब बेकार की जो फसल की डंठल वगैरह है उस सबको जला दो और फिर दूसरे जगह चले जाओ। इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि को, उसी को बोला जाता है। एक तरीके से वो जो फसल है उसको जला दिया जाता है और जलने के बाद वो मिट्टी में दोबारा से मिल जाएगा और वो खाद के रूप में काम करता है, ठीक है। और फिर 10 साल 5 साल के बाद फिर से वहाँ पे आके खेती करेगा, तब तक वो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती है और एक ह्यूमस का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है कर्तन एवं दहन कृषि। वहाँ के लोग जो है कि खाद वगैरह उर्वरक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। ये मुख्य आहार मेनियोक है वहाँ का, जो कि आलू की तरह जमीन के नीचे ही पैदा होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो विभिन्न तरह के फसल भी उगाए जाते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घेरे हुए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़ी अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उसे मलोका कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, क्योंकि इतने बड़े जंगल में अगर कोई पैदल जाएगा तो खो जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। जंगल में रास्ते का पता नहीं चलेगा, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। तो पुराने ज़माने में करता क्या था कि नदी के किनारे किनारे नदी को एक जो है रास्ते के रूप में देखता था और उसके किनारे किनारे जाता था, ठीक है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया, महामार्ग मतलब रास्ता बनाया, जिसके थ्रू हम वर्षा वन के लगभग सभी भागों में जा सकते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। देखिए किस तरीके से जो है कि हमारे वर्षा वन यानी कि वनों का विनाश होते जा रहा है। ये किस तरीके क्यों हो रहा है? विकास की गतिविधियों के कारण है। वनों को काट काट करके अन्य चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए, शुरुआती में इस तरीके से वन और पेड़ पौधे पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जो है कि काटते गया। अब जहाँ पे यहाँ इतना वन था, अब इतना बचा, और काटा, कुछ खेती वगैरह किया, घर बनाया, इस तरीके से अब इतना बचा है मात्र, जिसके वजह से वहाँ का जो है मिट्टी, वहाँ पे वर्षा तो होगी, इक्वेटर के पास है, वर्षा तो होगी ही, और जो है वर्षा होने के साथ पानी जो है मिट्टी को काट देती है और वहाँ का उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल रहा है, क्योंकि उपजाऊ भूमि पानी के साथ साथ बह के चला जा रहा है। कहाँ पे? अंध महासागर में, इसके वजह से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि कर्तन एवं दहन पद्धति के किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है,
जिसके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कर्तन एवं दहन कृषि किस तरीके से की जाती है और इससे क्या लाभ होता है उन लोगों को और क्या इसका नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ ही है, इसका नुकसान भी होता है कर्तन एवं दहन कृषि का। ठीक है, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं और पुनः जोत के फिर से वहाँ पे अपना फसल मनपसंद फसल उगाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा अमेजन नदी बेसिन के बारे में। हम सारी चीज़ों को पढ़ लिए हैं, किस तरीके से वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं और किस तरीके से वहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि हमारे भारत में है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जीवन किस तरीके से लोग जीते हैं और क्या क्या विविधताएं देखने को मिलती है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा की सहायक नदियों दिया गया है और बोल रहा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में आप पता कीजिए और देखिए कि कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण होता है। जब गंगा में गंगा की सहायक नदी आकर मिलती है और ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आकर मिलती है और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आकर एक दूसरे से मिलती है तो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय की गिरिपद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी पाई जाती है, जैसे हमारे भारत की जलवायु है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडक होती है। जैसे अभी का अगर मौसम देखें तो हमारा गर्मी का मौसम है, तो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ पे। ठीक है, भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन स्थित है। सबसे पहले हम मानचित्र पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। देखिए एनसीईआरटी की यही एक खासियत है कि वो जो भी बोलता है, जो भी समझाना चाहता है उसको स्पष्ट करता है, एकदम क्लियरिटी के साथ में, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ से गंगा नदी निकलती है और आके यहाँ पे जो है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बनाती है, यहाँ पे ये सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे बनाती है बांग्लादेश में। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करती है। और यहीं पे जो है कि हमारा बहुत सारे शहर, बहुत सारे आबादी यहीं पे बसा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। इस तरीके से सारे जो मेन आबादी है, जहाँ पे ज़्यादा आबादी पाया जाता है वो नदी बेसिन में ही पाया जाता है, ताकि क्योंकि वहाँ पे जो है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों हैं। जनसंख्या के वितरण पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है।
तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, जैसे कि बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है, यूपी में जनसंख्या अत्यधिक है। ये सारे जो आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के अंतर्गत ही आते हैं और यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का कृषि होता है, क्योंकि नदी बेसिन में जो है खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जब धान को हम लगाते हैं तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पे धान उगाए जाते हैं। धान से हमें चावल प्राप्त होता है। ठीक है, चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। जूट जो कि सबसे ज़्यादा जो है कि बिहार में उगाए जाते हैं, तो ये सारे यहाँ के मुख्य फसलें हो जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ क्षेत्रों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिहार का भागलपुर जिला। ठीक है, इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। यहाँ पे सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई एनसीईआरटी के बुक में। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए बताया गया है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। अगर जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से जो है कि फर्स्ट स्टेट पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए बिहार। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा, जूट, बांस एवं सिल्क से बने शिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नताएं पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले पहाड़ों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की जलवायु ठंडी पाई जाती है, जहाँ तीव्र ढाल वाले भाग पाए जाते हैं, वहाँ पे हमारे जो है चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाया गया है धान की खेती किस तरीके से होती है और धान की खेती करने के लिए कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। आपको दिख रहा होगा कि धान की अगर आप खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी की ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे असम में चाय बागान के बारे में भी दिखाया गया है कि चाय की खेती किस तरीके से असम में की जाती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा महिलाएं जो है अपने पीठ पे एक बांस की बनी हुई डाली के रूप में उसमें तोड़ के रखती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। आपको तो पता है बेसिन जहाँ पे होगा वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। वहाँ पे जीवों में विविधताएं देखने को मिलती है, बहुत सारे जीव देखने को मिलेगी। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है और एक सींग वाला गेंडे के लिए असम ज़्यादा प्रसिद्ध है। असम को एक सींग वाले गेंडे के रूप में जाना जाता है। आपको और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में जो है बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। मगर का मतलब हो जाता है हमारा मगरमच्छ।
नदी के साफ जल, झील, बंगाल के खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रेहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार होता है, क्योंकि वहाँ पे मछली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया एक सींग वाला गेंडा, मगरमच्छ किस तरीके से रहता है, और वेदिका कृषि क्या होती है। यहाँ पे देखिए, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके। देखिए यहाँ पे जहाँ पे तीव्र ढाल वाला जगह होता है, जैसे कि पहाड़ों वगैरह पे तीव्र ढाल वाले जगह पे जो एक सीढ़ी नुमा बनाया जाता है और वहाँ पे खेती किया जाता है, और उसे ही वेदिका कृषि कहा जाता है। सीढ़ी नुमा इसलिए बनाया जाता है, उसको ढलान को थोड़ा समतल बनाने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि जल का प्रवाह तीव्र नहीं हो सके। अगर तीव्र जल का प्रवाह रहेगा तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगा, वहाँ की मिट्टी को बहा ले चला जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वेदिका कृषि किया जाता है। अब बात कर लेते हैं झील जीविका का साधन किस तरीके से है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने मछुआरों रविंद्र, राजीव एवं अन्य साथी मौन या चाप झील की साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनोर या हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। वो समुदाय प्रकृति के समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको बताया गया है कि साफ झील अगर है तो उससे क्या क्या आप लुत्फ उठा सकते हैं, किस तरीके से आपको उससे बेनिफिट प्राप्त होगा। आप अगर साफ झील है तो उसमें मछली वगैरह मत्स्य उत्पादन आप कर सकते हैं। अगर साफ झील है तो उसके आसपास आप खेती कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, और उसको बेचकर आप अपना जो है कि जीवन यापन के लिए अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से बताया गया एग्जाम्पल के लिए कि अगर साफ झील है, साफ पानी है, तो हम उसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। वही अगर गंदा पानी हो जाएगा तो वहाँ के जल में रहने वाले जलीय जीव जो है अपने मूलभूत चीज़ों को, अपने जीवन को, अपने आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जो है उसके लिए जो पानी में घुलित होती है, अगर पानी गंदा है तो वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, जिससे जलीय जीव खतरे में आ जाता है। और अगर जलीय जीव खतरे में आ जाएगा तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, तो हमें संकट हो जाएगा। संकट की अनुभूति होगी कि मछलियाँ समाप्त मतलब विलुप्त होते दिखाई देगी उस तालाब से जिस तालाब में गंदगी रहता है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अर्थात अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में पाया जाता है। अलवन का मतलब क्या होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी को अगर देखें तो यहाँ की पानी जो है मीठी होती है, लवणीय नहीं होता है। वही बोला गया कि ये सुसु डॉल्फिन जो है यहीं पे पाया जाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में, जिसे सुसु को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सुसु तो स्थानीय भाषा है, ले उसे आंधी डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। और बोल रहा है कि सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। सुसु अगर किसी जल में उपस्थित है, सुसु का मतलब है अंधी डॉल्फिन। सुसु अगर किसी जल में उपस्थित है तो आप उसके जल की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। रसायन के अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अगर जिस जल में सुसु डॉल्फिन पाए जाते हैं, अंधे डॉल्फिन पाए जाते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ का जल जो है, उस नदी का जल साफ है, स्वच्छ है, एकदम शुद्ध है। अगर किसी नदी में शहर का कचरा आता है, नाला का पानी आता है, मतलब एक तरह से देखा था अगर उस जल का पानी, उस नदी का, उस झील का पानी अगर प्रदूषित है तो वहाँ पे ये सुसु डॉल्फिन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो गंदगी में नहीं सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे बोल रहा है कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। आपसे ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर 2014 को जो है कौन सा मिशन जो है कि हमारे पर्यावरण के लिए लाया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लाया गया था। तो 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी लंबी है, चैप्टर लंबा है, टॉपिक लंबा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखिएगा। अभी हमें और भी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस चैप्टर में। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बोरिंग लग रहा है तो नहीं, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, और भी सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लासेस ऐसे ही लाती रहती हूँ। तो अगर मैं कोई भी क्लासेस लाऊँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इससे के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुश्किल से 15-16 मिनट का वीडियो और जाएगा, तो पेशेंस बना के रखिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में दोनों में बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों में यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी दूषित होती है। अब देखिए, बड़े बड़े शहर जो है, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सिटी जो है, हमारी नदी के किनारे ही बसा रहता है, नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा। जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ये बड़े बड़े शहर जो है नदी के किनारे देखने को मिलता है, ताकि उसके ज़रूरत के सारी चीज़ें लोगों को उपलब्ध हो सके, जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, वही लोग जो है इतनी घनी आबादी में जो रहते हैं, वो अपनी सारी गंदगी, सारे कचरे को शहरों से सारे लोग सारे कुछ गंदी चीज़ें जल में बहा देते हैं, नाले के थ्रू, सीवेज के थ्रू, हर थ्रू से सारा कुछ, सारे गंदगी को नदी में छोड़ देते हैं, जिससे हमारी नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के बड़े सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। इस तरीके से आपको दिखाया गया है वाराणसी शहर की एक झलक। यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है कि नदी में नाव वगैरह या फिर पत्तन वगैरह भी बनाए गए हैं। सड़क यातायात के लिए भी सुविधा मतलब किया गया है, किस तरीके से नदी को पार किया जाएगा और किस तरीके से होता है। क्योंकि और आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और बोल रहा है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए ही नमामि गंगे जो कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, नमामि गंगे के बारे में दिया गया है। तो नमामि गंगे, गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम,
गंगा एवं यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में होता है, उसी के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभियान तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसी कई दार्शनिक स्थल आपको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और काजीरंगा जो है एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। और काजीरंगा जो है ये असम में पाया जाता है और ये एक सींग वाले गंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन समझने में आ रही होगी। ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आज हमने क्या पढ़ा, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आज आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले अमेजन नदी बेसिन को एकदम डिटेल से पढ़े हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को एकदम डिटेल से पढ़े हैं, इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है और जो है कि ज़्यादातर जनसंख्याएं नदी बेसिन के आसपास क्यों निवास करती है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, और हम लोग जो है कि नदी के पानी को किस तरीके से गंदा कर रहे हैं और इसका क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा आगे चलकर, इन सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और अगर आप इन चीज़ों को समझ लिए तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपको दोबारा से ये चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अभी भी आपको समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, लेकिन आप कमेंट में पूछते ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं पूछते। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी देने बोलती हूँ तो आप लोग नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक जो है डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आप एक अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, छात्रा बनना चाहते हैं, तो आपको इन सारी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है जो मैं आपको देने के लिए बोलती हूँ। अगर देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो डाउट कमेंट में पूछिए, मैं आपका उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर फिर भी समस्याएँ आएंगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आपको लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ में कोई परेशानी हो रही तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी। ठीक है। अब सबसे पहले चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब बारी है हमारे अभ्यास का। अभ्यास देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे बन जाएगी, आप कर चुके हो ये सारी चीज़ें, तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एक ये भी है, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। देखिए कमेंट में इसलिए मैं देने के लिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता है, आप क्लासेस देखें, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, आप दोबारा से क्लास देखिए। लेकिन अगर उतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा से क्लास देख लीजिए तो क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर देखिए और देख के ही आंसर दीजिए हमें कमेंट में। इससे क्या होगा कि आप को आंसर पता चलेगा, भले ही अभी तक आपको आंसर पता नहीं था, लेकिन आप को जैसे ही सर्च कीजिएगा तो उससे रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें आपको और सीखने को मिलेगी। ऐसी भी हो सकती है कि जो चीज़ें मैं आपको नहीं बताई हूँ वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपका अलग से रिवीजन होगा। मैं पढ़ाई नहीं समझ में आया कुछ टॉपिक, कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एआई पे सर्च कीजिए, मेटा या कहीं भी सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें आएगी, उसको पढ़िए, उसको समझिए, फिर आप आंसर कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको पढ़ने की जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न होगी, आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, सारी चीज़ आसानी से कर पाएंगे। तो इससे आपको, अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं ऐसा थोड़ी है कि सबको ये चीज़ें आती होगी, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो और देख के ही आंसर दो। पर आंसर देना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझिए, आंसर देना ज़रूरी है। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है और आपके लिए मैं इतना सारा कुछ कर रही हूँ। तो फिर आप अपने पढ़ाई में क्यों कमी छोड़ रहे हैं?
आपको भी 100% देना है। अगर मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ तो आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिए, तो ही रिजल्ट बनेगा, तो ही बात बनेगा। क्योंकि लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं, आपके जो कि स्ट्रगल को नहीं देखते हैं, वह देखते हैं तो बस आपके रिजल्ट को। अगर आप 1 नंबर से भी 2 नंबर से भी रह जाते हैं सिलेक्शन में तो उसके आपके मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबको यही बोलेगा कि पढ़ा नहीं। इसीलिए अभी से ही सतर्क हो जाइए, अभी से ही ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। अगर मैं आपको कोई चीज़ बोल रही हूँ तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपको क्लासेस में यही बोलती हूँ, यही समझाने का कोशिश करती हूँ कि आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मैं फिर से बताऊँगी, 1 बार नहीं 1000 बार बताऊँगी। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यूट्यूब पे क्लासेस डाल दी मेरा काम ख़त्म हो गया, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। अगर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा तो उसका जवाब मैं दूंगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने की दृष्टि से आई हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने आई हूँ। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए और आंसर ज़रूर दिया कीजिए। इससे आपका रिजल्ट 100% होगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं क्लासेस को यहीं पे एंड करती हूँ। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारियों में लगे रहिए और खुश रहिए।